हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरती गुप्ता टेक में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो डीजीपे को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। जितने भी सीएससी बीएलई भाई सीएससी के माध्यम से डीजीपे को चलाते हैं, डीजीपे से कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट या फिर मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, तो उन सभी के लिए आरबीआई की तरफ से एक नया गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। काफी सारे सीएससी बीएलई भाई डीजीपे को चलाना ही नहीं जानते हैं, और काफी सारे सीएससी बीएलई डीजीपे को चला तो लेते हैं, लेकिन उनको पूरी जानकारी ना होने के कारण उनका जो पैसे है बार बार सर्वर में फंस जाता है, अटक जाता है। ऐसे में उनका पैसा फंस जाता है और जल्दी उनका पैसा उनके वॉलेट में रिफंड नहीं होता है। तो उन सभी बीएलई भाइयों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जितने भी सीएससी बीएलई भाई सीएससी के माध्यम से डीजीपे को यूज कर रहे हैं, आज का यह वीडियो 20 से 25 मिनट का वीडियो है, जो कि सीएससी डीजीपे के ऊपर स्पेशल लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको बताई गई है, कहां कहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आपको कैश विड्रॉल करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ में आप जो मनी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका भी किस प्रकार से ध्यान रखना है, इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो को यार आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो मैं वीडियो आप सभी के सामने प्ले करने वाला हूँ, महीने तक पहले इस वीडियो को डाला गया था, लेकिन बहुत सी बीएलई ऐसे थे जो इस वीडियो को देखने से वंचित रह गए थे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को पुनः आप सभी के सामने जो है लाइव कर रहा हूं और आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो डीजीपे के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम समस्या आ रही हैं आज कल बीएलई को, वह सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बीएलई खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या सवाल उत्पन्न होता है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए और आपका आंसर हम फटाक से आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं डीजीपे के बारे में अभी बताता हूँ। डीजीपे का आपने देखा होगा, अभी हमने कुछ सर्विसेज ऐड करी हैं, तो मैं डीजीपे बेसिक आपको समझा दूंगा। उसके बाद हम नई सर्विसेज जो हमने ऐड करी उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो सर्विसेज एनेबल्ड की गई हैं डीजीपे में, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, माइक्रो एटीएम की जो कार्ड एंड पिन की जो सर्विसेज है वो आप लोग कर रहे होंगे, वो भी चल रही है। प्लस डीएमटी हमने फिर से स्टार्ट कर दी है कुछ चेंजेस करके। वो बीएलई जो अभी तक डीजीपे पर रजिस्टर नहीं हुए हैं या अभी तक काम नहीं करते हैं, उनके लिए बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। आप रजिस्ट्रेशन तो हमने सबको बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर करके रखा डीजीपे पे। अभी अगर आपको डीजीपे पे काम शुरू करना है तो डीजीपे इंस्टॉल करने के लिए dgpay.csccloud.in पे जाके डीजीपे के सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड के भी और विंडोज़ के भी। तो ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे। और एंड्रॉयड का जो एप्लीकेशन है अब गूगल प्ले स्टोर में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद डीजीपे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपनी सीएससी आईडी डाल के अपने आप को आप ऑथेंटिकेट करते हैं और सक्सेसफुल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा प्रोसेस है डीजीपे पे अपने आप को रजिस्टर और काम स्टार्ट करने के लिए। तो किसी भी बीएलई को कुछ स्पेशल इसके लिए नहीं करना है, सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर, केवल सीएससी आईडी डाल के अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। ये कैश विड्रॉल प्रोसेस है। मेरी उम्मीद है कि सबको ये पता होगा कि प्रोसेस क्या है। डिपॉजिट प्रोसेस भी विड्रॉल प्रोसेस की तरह ही है। विड्रॉल प्रोसेस में सक्सेसफुल कंफर्मेशन पे आप कैश देते हैं, डिपॉजिट में सक्सेसफुल कंफर्मेशन पे आप कैश लेते हैं कस्टमर से। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का थोड़ा फ्लो चेंज हुआ, जो पहले था अभी उसमें थोड़ा चेंज किया है। तो अभी क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। जो पहले आप लोगों का फीडबैक था कि ओटीपी आता है, उसको कम किया है। आपको पहली बार जब आप कस्टमर जो रेमिटर रजिस्ट्रेशन करते हैं एक बार, तब आपको एक ओटीपी देनी है। रेमिटर रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक बार बेनिफिशियरी को जब रजिस्टर करते हैं तब आपको एक ओटीपी देनी है, बाकी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब करने आते हैं सेम रेमिटर सेम बेनिफिशियरी को, तो केवल एक ओटीपी आएगी जिसमें आप कंफर्म करेंगे कि ये इस रेमिटर को या इस बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र होगा। तो ये प्रोसेस, इसमें नया चेंज आया है एक डीएमटी में, एज पर न्यू आरबीआई गाइडलाइंस।
जब किसी कस्टमर का ट्रांजैक्शन आपको सक्सेस मिला बस उसके बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं जाता, कभी कभी बैंक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो भी टेक्निकल रीजंस हो उसको रिफंड करते हैं, वो 3 दिन तक होता है, 3 दिन के बाद भी रिफंड कर सकते हैं एज पर जो टर्न अराउंड टाइम है बैंक्स का। तो 3 दिन के बाद भी हमें फेल्योर मैसेज आ सकता है। उस केस में कस्टमर जो रेमिटर है उसके मोबाइल पे एक OTP आती है। जब वो OTP बताएगा, आप OTP अपने सिस्टम में एंटर करेंगे, तब उसका बैलेंस रिफंड होगा आपके पास, आपके डीजीपे जो लेजर होता है उसमें आपका बैलेंस रिफंड होगा। तो ये एक चेंज है, ये जो RBI गाइडलाइन है उसका जो नई अभी रिसेंट गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। हमारा टारगेट है कि ये हम दिसंबर तक हमारे 50,000 VLE इस पर अपने आप को रजिस्टर करके काम शुरू कर दें। तो हमारे पास डिवाइसेस स्टॉक में पड़ी हैं, आप ऑर्डर करते हैं तो विद इन ए वीक आपको डिलीवर हो जाएगी ये डिवाइसेस। माइक्रो ATM को ऑर्डर करने का प्रोसेस CSC बाज़ार में जाके अपना माइक्रो ATM वहाँ पे सेलेक्ट टाइप करके सर्च करके माइक्रो ATM ऑर्डर कर सकते हैं। 2100 इसकी एक डिपॉजिट मनी है, वो आप 2100 पे करके ये ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा बताया मैंने, 1 हफ्ते में आपको हम लोग इंश्योर करते हैं कि डिलीवरी मिल जाए। इसमें आप 2 सर्विसेज कर सकते हैं फ़िलहाल, वो है कैश विड्रॉल की और बैलेंस इंक्वायरी की थ्रू कार्ड्स। ये कार्ड ट्रांजैक्शन ऐड करने का जो ऑब्जेक्टिव था, जैसा कि आप लोगों का भी फीडबैक होता था कि कार्ड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए हमारी एप्लीकेशन में, ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ बैंक जो AEPS प्लेटफॉर्म पे नहीं है पर उनका ATM स्विच काम करता है, ATM स्विच में कनेक्टेड है वो जो स्विच है NPCI का, तो उनकी कस्टमर जिनके वो ATM इशू कर रखा है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, AEPS में नहीं कर सकते। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनके कस्टमर्स को उन्होंने ATM इशू कर रखा है बट वो AEPS में नहीं है, तो उन कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन आप कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। या कुछ बैंक जो ब्लॉक करते हैं AEPS ट्रांजैक्शंस को, या कस्टमर का आधार सीड नहीं किया हुआ है, उनके कस्टमर का अगर कार्ड है तो कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप। अभी एक और सर्विस ऐड करी, डिजिटल सेवा पोर्टल जो है उसका आपका वॉलेट जो है, वॉलेट टॉपअप आप DigiPay से भी कर सकते हैं। इंस्टेंट वॉलेट टॉपअप होगा। अभी आपका गेटवे लगता था, गेटवे में फेल्योर भी होते थे, इसमें नेग्लिजिबल फेल्योर होगा, ना के बराबर, मतलब कोई फेल इसमें नहीं है, तो इससे आप कर सकते हैं। इससे आपकी, क्योंकि जो गेटवे की कॉस्ट लगती थी वो आपकी बचेगी, ये फ्री है VLE के लिए, कम्प्लीटली फ्री है, इससे आप अपना टॉपअप कर सकते हैं, इंस्टेंटली कर सकते हैं। एक फ़ायदा जो आपके कंसर्न्स हमारे पास आते हैं कि आप जब कोई विड्रॉल करते हैं, बैलेंस इकट्ठा होता है, अपने अकाउंट में लेते हैं, फिर आप बैंक से निकालते हैं, आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको TDS चार्ज होता है, तो वो बैलेंस आप डिजिटल सेवा पोर्टल को, जो वॉलेट है उसको टॉपअप करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर वो VLE जो बिजली का बिल जमा करते हैं या हाई कैश इनफ्लो होता है, जिनके यहाँ कैश में होता है, फिर वो जाते हैं बैंक में, अपने बैंक में जमा करते हैं, जमा करने की भी कैश हैंडलिंग चार्जेस बैंक लेता है, फिर उससे आप बैलेंस से जाके आप टॉपअप करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल का, तो बहुत टीडियस प्रोसेस। अगर इसमें बैलेंस है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की, उस कैश को आप फिर से डिसबर्स कर दीजिए और जो क्रेडिट आपका लेजर में खड़ा हुआ है उससे आप डिजिटल सेवा पोर्टल टॉपअप कर दीजिए, और फिर बिल जो कलेक्शन है, बिजली का बिल या और भी जो बिल कलेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, उसका उसको ये उस आप इंस्टेंटली टॉपअप करके आप कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी सर्विस, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके फ़ायदे हैं DigiPay से डिजिटल सेवा पोर्टल टॉपअप करने का। अब कुछ हमारे जो आप फील्ड से हमें कुछ चीज़ें आती हैं, उसके बेसिस पे हमने कुछ डूज एंड डोंट्स बनाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तो जैसे कोविड पीरियड चल रहा है, सब देख रहे हैं, अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप जब ट्रांजैक्शन बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंश्योर करिए कि हर बार अपना जो बायोमेट्रिक मशीन है उसको क्लीन करिए, हर बार, हर ट्रांजैक्शन के बाद। उससे क्या होता है कि आपका भी थोड़ा सेफ्टी रहता है और जो कस्टमर उनके लिए भी सेफ्टी रहता है, वो कोविड से संक्रमण होने से उनको बचा सकते हैं। आप कस्टमर को केवल आधार नहीं, अभी क्या कस्टमर के ऊपर है, वो VID दे चाहे आधार दे, दोनों चीज़ आप DigiPay में एंटर कर सकते हैं, केवल आधार से ही नहीं। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो आधार नंबर नहीं देना चाहता तो आप VID से भी उसको ट्रांजैक्शन करा सकते हैं। तो किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि हम आपको आधार नंबर ही देना पड़ेगा, अगर उसको VID पता है तो VID से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वर्चुअल ID जो आधार की टेम्प्रेरी ID होती है, उससे भी ट्रांजैक्शन होता है। कस्टमर को आप
हमेशा ये एजुकेट करके रखिए कि वो आपको जब ट्रांजैक्शन करने आता है तो उसे पता है कि किस खाते में उसका पैसा आता है, कौन सा खाता आधार से लिंक है, तो वही बताए। बहुत फेल्योर हम देखते हैं कि जो बैंक अकाउंट नॉट लिंक्ड और जो 150 नो चेकिंग अकाउंट करके जो फेल्योर होता है वो इसीलिए होता है कि कस्टमर को पता नहीं होता कि उसका कौन सा अकाउंट लिंक है, क्योंकि जनधन अकाउंट में लोगों ने बहुत सारे खाते खोले थे, तो कुछ लोगों के मल्टीपल खाते हो गए, तो उनको ये नहीं पता कि उनका लास्ट वाला कौन सा, किसमें डीबीटी का पैसा आता है। तो वो बोलिए कि वो पता कर ले उनका कौन सा लिंक्ड है और वही बताएं ताकि फेल्योर कम हो सिस्टम में। आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं स्पेशली मोबाइल से, तो एक फेल्योर होता है जब आपका बायोमेट्रिक हिल जाता है। आप लॉगिन करके ट्रांजैक्शन करने जाता है और आपका बायोमेट्रिक हिल जाता है तो भी फेल्योर होते हैं, वो लॉग आउट हो जाती है मशीन, फिर आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो कोशिश करें आप ढंग का जैक लगाएं या आप लैपटॉप में ट्रांजैक्शन करें और जैक को बार बार हिलाने की कोशिश मत करें। अगर आपके पास एक स्पेयर मोबाइल है तो स्पेयर मोबाइल में ही करें, आप बार बार जैक निकालें करेंगे तो वो जो उसका पिन होता है वो लूज हो जाता है, तो उससे भी आपको ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम होगी। आप एक हमारे यहाँ जो चार्जबैक्स आते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, फिर हमारे से हम लोग फ़ोन करके आपको इंक्वायरी करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई, आपने पैसे दिए नहीं दिए। तो इसके लिए हमेशा जब आप कैश देते हैं, बहुत सारे हमारे पास डेलिबरेट कंप्लेंट्स आती हैं, किसी ने जानबूझ के पैसा लेने के बाद भी कंप्लेन करते हैं कि हमें तो पैसा नहीं मिला। अपने बैंक में जाते हैं, उनको लगता है कि बैंक उनको दोबारा से पैसा देगा। तो उस केस में आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए जिसमें कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डिटेल ना रखे, जैसे आधार नंबर ऐसा कुछ ना लिख के उसका नाम नंबर उसका पता लिख ले और उससे सिग्नेचर ले ले कि उसको आपने ये पैसा दिया है, प्लस उसको रिसिप्ट भी जरूर दें। अभी एक हमने मशीन इंटीग्रेट करी है जो हम लोग अपने हमारे पोर्टल पर भी अवेलेबल है, तो वो बहुत इकोनॉमिकल प्रिंट से निकाल सकते हैं, कॉस्ट उसकी कम होती है कंपेयर टू जो नॉर्मल प्रिंटर होता है, तो आप उसको यूज़ करें। थर्मल प्रिंटर उस प्रिंट निकलता है, बहुत इकोनॉमिकल है, छोटा सा उसमें एक रोल लगता है, तो प्रिंट करके रिसीप्ट जरूर दें और अपने रजिस्टर में उनसे एक्नॉलेजमेंट जरूर लें कस्टमर से कि उनको पैसा मिल गया है। तो क्या होता है, ये जो डिस्प्यूट्स आता है अननेसेसरी, आप भी हैरास होते हैं, हमारे यहाँ भी एक प्रोसेस में कोई ना कोई लगा आता है, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सबमिट करना, वो हम और आप दोनों बचेंगे उससे। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बैंक डिटेल अपडेटेड नहीं है या वो अपडेट कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो जब अपडेट करते हैं तो आपको इंश्योर करें कि आपकी QC हो जाए, और अपडेट करते समय अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें। डिजिटल सेवा पोर्टल register.ch.gov.in पे जो आप लोग अपडेट करते हैं तो उस पर जो आपका प्रूफ अपलोड करते हैं उसको थोड़ा पिक्चर क्लियर करके करें ताकि वो QC हो जाए प्रॉपरली और आपका पेमेंट जाने लग जाए। तो आपका बैंक अकाउंट और इनएक्टिव अकाउंट लिंक ना करें। तीसरा, आप कोशिश करिए कि DigiPay में जो ट्रांजैक्शन करें उसका सेटलमेंट किसी करंट अकाउंट में करें। सेविंग्स अकाउंट में बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, तो हम जो पेमेंट करते हैं, पे आउट्स आप जो करते हैं, आप कहते हैं फेल हो गया, तो हर बैंक ने सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिट लगा रखी है, तो उससे वो लिमिट क्रॉस होने के बाद वो क्या होता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं, 2-3 दिन बाद तो रिफंड करते हैं, तो आपका पैसा 3-4 दिन तक फंसा रहता है सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में फंसा था। वो हमारे पास नहीं होता, वो बैंकिंग सिस्टम में फंसा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप करेंट अकाउंट खोलें जिसमें आपकी लिमिट हो, जिसमें कि आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख, आज एक वेली मिले जो लोग कहते हैं कि रोज़ का वो 8 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए करंट अकाउंट रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो वो 1-2 लाख क्रॉस करने के बाद बैंक रोक देता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो रिफंड कर देता है। तो वो करंट अकाउंट आप यूज़ करें DigiPay के लिए, सेटलमेंट के लिए। एक आइरिस स्कैनर अगर आप कर सकते हैं तो आइरिस स्कैनर से ट्रांजैक्शन करें। आइरिस स्कैनर में फेल्योर बहुत कम है। फेल्योर क्यों, जैसे कैटरैक्ट है ऐसा कुछ है, वो ज़्यादा है तो ही फेल होता है। बायोमेट्रिक में फेल्योर बहुत सारे रीजन से होता है, किसी के स्वेटिंग होता है हाथ में, ड्राई है फिंगर, या फील्ड में काम करते हैं, मिनीशियस मिट गए, कहीं कट लग गया है, तो उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा फेलियर हमारे सिस्टम में यही है, U3 से या बायोमेट्रिक मिसमैच से फेलियर होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप आइरिस स्कैनर यूज़ करेंगे तो वो फेलियर कम हो जाएंगे आपके। आखिरी जो एक जो सजेशन है, हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में हैं और सब अपनी ब्रांडिंग करते हैं। हमारा जो DigiPay की अब जो ये आपने बैनर देखा जो फ्रंट पेज पे, वो बैनर हमने शेयर किया हुआ है, इसका हम लोग अभी अपने पोर्टल पे भी डाल देंगे एक इसका CDR फाइल, तो डाउनलोड करके अपने सेंटर पे भी DigiPay का जरूर लगाएं ताकि एक विजिबिलिटी मिले कि यहाँ पे ये सर्विसेज मिलती हैं। अब कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है ट्रांजैक्शन करते हुए जब DigiPay का आप काम करते हैं, कस्टमर से कोई पर्सनल डिटेल अगर वो नहीं देना चाहता, कंसेंट नहीं है, तो ज़बरदस्ती मत लीजिए अपना वो मेंटेन करने के लिए रजिस्टर।
जैसे आधार अगर नहीं देना चाहता तो आप ज़बरदस्ती मत करिए किसी का आधार लेने के लिए। आधार हम स्टोर नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते बिना किसी कंसेंट के। कैश जो डिसबर्सल होता है विड्रॉवल का, जब तक आपको सक्सेस मैसेज नहीं मिल गया तब तक आप किसी को कैश मत दीजिए। आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला, ब्लैंक हो गया, अगर ब्लैंक भी हो जाता है तो आप आधे घंटे वेट कर लीजिए, आपको अपना रिफ्रेश करिए लेजर, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो जब आपको सक्सेस रिस्पांस मिलता है तभी दें, या कस्टमर की डिटेल है आपको अगर बाद में भी मिलता है तो आप उसको फ़ोन करके बुला के कैश दे दीजिए। वैसे ही डिपॉजिट अभी स्टार्ट किया है, कुछ वैलीज ने करना शुरू कर दिया है, तो डिपॉजिट में भी यही है, जब तक आपको सक्सेस रिस्पांस नहीं मिला, डिपॉजिट सक्सेसफुल है, तब तक आप कैश मत लीजिए। अदरवाइज आपको कैश रिफंड करना है, वो फिर रिकनसाइल करना है, आपको दिक्कत होगी। बहुत सारे लोगों को रिकन्सिलेशन में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, किस चीज़ का पैसा कटा, किस चीज़ का आया, तो उसकी वजह से भी आप लोगों के टिकट्स बहुत बढ़ते हैं। तो वो आप अपना खुद का रिकनसाइल करके रखिए। आप कैश लेना या देना, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिला, जो ग्रीन टैब आता है, जब तक नहीं आता है आप कैश नहीं दीजिए। डीएमटी रिफंड जैसा मैंने बताया है 2-3 तरीके का, एक ऑटो रिफंड होता है बैंक से, वो हम तुरंत रिफंड कर देते हैं इंस्टेंट। दूसरा डीएमटी रिफंड होता है जिसमें सस्पेक्टेड केस होते हैं, जैसे बैंक को गया और बैंक ने 2 दिन बाद रिफंड किया, तो जब बैंक के पास जो कस्टमर का बैंक है उसको रिफंड आया तो हमें एक ओटीपी आएगी कस्टमर के, जो रिमिटर उसके मोबाइल पे, उस ओटीपी को वो देगा आपको, आप अपने सिस्टम में एंटर करेंगे तब आपके इसमें ऑटोमेटिक रिफंड आएगा आपके लेजर में, और वो आप उसको पैसे वापस कर सकते हैं। डीएमटी के केस में भी जब तक आपको सक्सेस मैसेज नहीं मिल गया है कैश मत लीजिए। सो ये डूज एंड डोंट्स हैं। मैं अभिषेक सर, जिन्होंने ये पूरा एप्लीकेशन बनाया है, जो बैकएंड पे हमारा सारा मैनेज करते हैं, सीटीओ हैं सर हमारे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये नए रूल्स हैं डिपॉजिट के, डीएमटी के, सर आपको एक्सप्लेन करें, और वॉलेट के भी, डिजिटल सेवा, तीनों जो नई सर्विसेज लॉन्च हुई हैं उसके कुछ रूल्स बैकएंड में रखे गए हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा, वो सर एक बार आपको एक्सप्लेन करें, और सीएससी पे के बारे में भी सर बताएंगे। सर नमस्कार। तो जैसा कि थैंक यू कृष्णा, जैसा कृष्णा ने आपको बताया कि डीजीपे के जो नए फीचर्स हैं, कैश डिपॉजिट, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, तो मैं आपको इसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली इसमें इम्प्लीमेंट किया है, और जो चेंजेस इसमें लाए हैं, और फीचर्स क्या क्या ऐड करने जा रहे हैं, और सिस्टम को कैसे और अच्छा करेंगे, इसके बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आज की डेट में जब आप डीजीपे डाउनलोड करते हैं और आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, तो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो 2 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, एक तो एंड्रॉयड के लिए और दूसरा विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो पहले की विंडोज़ एप्लीकेशन जो है वो हमारा कम्प्लीटली जावा बेस्ड है, तो आपको मशीन में आपके जावा का रन टाइम होना ज़रूरी है। वैसे हम लोगों ने कोशिश किया है कि इंस्टॉलर इटसेल्फ टेक्स केयर ऑफ इट, कि वो जो नेसेसरी मॉड्यूल्स है, लाइब्रेरीज है, जो उसकी डिपेंडेंसी है, उसको वो इंस्टॉल कर दे, एंड लाइकवाइज द एप्लीकेशन विल वर्क सीमलेसली ऑन योर डिवाइस। सेकेंडली, जब भी आप कोई जैसा कि आप जानते हैं कि डीजीपे इज़ AEPS एप्लीकेशन, और वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे काम करता है। तो मोडालिटीज़ ऑफ बायोमेट्रिक जो सपोर्टेड है वो फिंगरप्रिंट है और आइरिस। तो आपको जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस या आइरिस डिवाइस आपके पास है, आप कोशिश करें कि उसका लेटेस्ट वर्जन ऑफ RD रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस, जो कि OEM जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चरर है उसके तरफ से मिलता है, उसको आप अपने सिस्टम में हमेशा रेगुलरली अपडेट करें। अपने विंडोज़ के पैचेस को भी आप रेगुलरली अपडेट करें, तो कि सो दैट कि आपका एप्लीकेशन सीमलेसली चले। सेम विद एंड्रॉयड एज वेल, आप एंड्रॉयड में भी अपने RD सर्विसेज का लेटेस्ट ड्राइवर्स अपडेट करके रखें। अब हम लोग एप्लीकेशन की बातें करेंगे। एप्लीकेशन में जैसा कि आपने देखा है कि पहले हम लोग बोलते थे कि आप इसको रजिस्टर करो और ये स्टार्ट करो, बट अभी हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सिंस अगर आप CSC ID आपके पास है और आप एक CSC के VLE हैं, तो जिस तरह से आप हमारा पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं, हम लोगों ने कोशिश किया कि सिमिलर वे में आप डीजीपे भी एक्सेस करें। सो देयर इज नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, बस एक है कि एक टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन उसमें स्टार्ट के समय चाहिए होता है, कि सिंस इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए तो आपका CSC ID आप लेते हैं और उसके बाद फिर आप ऑथेंटिकेशन करके, डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसमें, जो कि बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप वो उठा दो, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से लॉगिन हटा दो, OTP हटा दो, बट ये एक मैंडेट है RBI की AEPS के लिए कि वहाँ पे डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। वी आर वर्किंग टू इट्स कि हम लोग और इसको सीमलेस कैसे कर सकते हैं।
विद इन द एम्बिट ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, जो भी रिक्वायरमेंट है, गाइडलाइंस जो प्रेस्क्राइब करता है उसको बिना वायलेट किए हुए, जो भी इसमें और हम लोग बेहतर कर सकते हैं हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और उसको ज़रूर बढ़िया करेंगे। और अब इसमें जो लॉगिन के समय जो हम लोगों ने फीचर इनेबल किया है कि हम लोग ने सीएससी में शुरू से एक फैसिलिटी दिया है कि जितने भी वीएलईज हैं वो अपने नीचे अपने साथ में 3, 2, 5 ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं जो कि उनके कियोस्क सेंटर पे काम कर सकते हैं। सो उसी तरह से सीएससी के जो वीएलईज हैं जिनके पास 2-3 ऑपरेटर हैं, जिन्होंने प्लान करके रखा है कि हाँ मेरा एक काउंटर है वो डीजीपे का काम करेगा, दूसरा काउंटर है हो सकता है वो बैंकिंग का करे या फिर कोई ट्रैवल करे, तो उस तरह से आप डीजीपे का भी स्पेसिफिक कंट्रोल अपने ऑपरेटर को दे सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग का कहना है कि मुझे बार बार मैं हर समय अपने शॉप में नहीं रहता हूँ या अपने कियोस्क में नहीं रहता हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो मुझे बार बार वो फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने में बहुत कठिनाई आती है। तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने यही निकाला है कि जो आपका ऑपरेटर है, आज की डेट में आपके ऑपरेटर्स का भी हम लोगों ने कंप्लीट फुल केवाईसी रजिस्ट्रेशन करके उसको ऑनबोर्ड करते हैं, तो हमारे पास उनका आधार टोकन स्टोर्ड होता है जिसके बेसिस पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो पाता है। तो आपके ऑपरेटर भी आप डीजीपे में लॉगिन कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए। तो ये एक नया फीचर है जो बहुत आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फीचर्स हम लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, एक तो वो कैश विड्रॉल है, दूसरा डिपॉजिट और जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, बाकी बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट तो आप करते ही हैं। साथ के साथ हम लोगों ने वॉलेट टॉपअप भी दिया है। तो पहले वॉलेट टॉपअप की बातें करते हैं। तो वॉलेट टॉपअप में जैसा कि डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट है, उसमें आज की डेट में एक वीएलई का लिमिट है कि हम लोग एक अकाउंट में नॉट मोर देन 2 लाख रुपये हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो जब आप वॉलेट टॉपअप करते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रख लें कि आप देख लें कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में आपका वॉलेट का बैलेंस क्या है। सेकंड, आपके जो डीजीपे के बैलेंस है उसमें एडिक्वेट फंड है कि नहीं वो ट्रांजैक्शन करने के लिए। फिर अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे, यहाँ पे एक हम लोगों ने चेक लगाया है कि मिसयूज़ नहीं हो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वीएलई है वो खुद ही अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके इस ट्रांजैक्शन को पूरा करे, सो दैट कि आपके पैसे भी सेफ रहे और ट्रांजैक्शंस भी सेफ रहें। तो जब भी टॉपअप करेंगे, अगर इस रूल के अंदर में अगर आप टॉपअप करते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपका फेल नहीं होएगा। अगर इन केस आपको रियल टाइम में अपडेट नहीं मिल गया तो प्लीज़ आप पैनिक मत करिए। आई थिंक हम लोग उसको अभी वर्कआउट कर रहे हैं कि जो बैचेज़ हैं बैकएंड के जो अभी कुछ डिले से चल रहे हैं उसको हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के फेलियर्स हैं इसको एड्रेस करके मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के अंदर में आपके वॉलेट में हम लोग वापस क्रेडिट करा दें पैसा। तो ये वॉलेट टॉपअप में ऐसा है। सेकेंडली, जो कैश डिपॉजिट सर्विसेज हैं, इसके लिए क्या है कि इसमें एक चेंजेस है। जो पहले जो कैश डिपॉजिट होता था या फिर जो आप कैश विड्रॉल देखते हैं कि हम लोगों ने उसमें अमाउंट डाला, ऑथेंटिकेशन किया, वो सीधा ट्रांजैक्शन हो जाता है और आप पैसे निकाल करके दे देते हैं अपने कस्टमर को। बट कैश डिपॉजिट के केस में क्या है, ये 2 लेग का ट्रांजैक्शन है जिसमें कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला काम करता है कि वो जिस भी कस्टमर का बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको वो पहले वैलिडेट करता है कि एक्चुअली वो बैंक अकाउंट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इनफैक्ट मतलब जो जिस बैंक में उस कस्टमर का अकाउंट है, हम लोग उस बैंक से कनेक्ट करते हैं, वो बैंक से मैसेज आता है कि इनका अकाउंट है इसमें, तभी डिपॉजिट का लेग इनिशिएट होता है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप इस तरह के कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट लेग में अगर आपका वो फेलियर आता है तब आप रिफंड कर दीजिए कस्टमर को पैसा इंस्टेंटली। अगर वो फर्स्ट रिफंड में ट्रांजैक्शन के रिस्पॉन्स में अगर आपको सक्सेस आया या पेंडिंग आया तो आपको कैश नहीं रिफंड करना है कस्टमर को, क्योंकि वो कैश डेफिनेटली T+1 पे कैश उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इन केस नहीं आता है तो आपको एकदम 24 से 48 घंटे के अंदर में ही रिफंड होगा। और आपको भी यही मैं तब सजेशन दूंगा कि आप भी इसको इसी तरह से ट्रीट करें कि इसमें ना आपको इनकन्वीनियंस होगा ना कि आपके कस्टमर को इनकन्वीनियंस होगा। तो बेटर है कि हम लोग सेफ रहें और ट्रांजैक्शंस को उसी रूल के अकॉर्डिंगली फॉलो करें जो प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस है। सिमिलरली डीएमटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। डीएमटी में थोड़े से चेंजेस हैं, जो पहले जैसे डीएमटी करते थे हम लोग उस तरह से नहीं है। आज की डेट में जैसे डीएमटी का जो बेसिक रूल है कि आपको एक रेमिटर को रजिस्टर करना है और एक रेमिटर अपने अंदर में बेनिफिशियरी रजिस्टर करते हैं जिनको वो फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चीज़ें आज भी हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया है कि जब भी आप एक रेमिटर को ऐड कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक वीएलई है, उन्होंने एक रेमिटर को ऐड किया। अब वो रेमिटर आज यहाँ ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको अपने डिटेल्स देकर के एक ओटीपी ऑथेंटिकेट करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है।
उसके बाद जब बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, फिर बेनिफिशियरी को वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे, फिर वो फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो फंड ट्रांसफ़र में एक OTP आता है और फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अब इन केस ये जो कस्टमर है ये कल को किसी VLE-C के पास जाते हैं तो वहाँ पे इनको OTP देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वो रिपीट A के पास आते हैं तो भी OTP देने की ज़रूरत नहीं है। बस रेमिटर का मोबाइल नंबर डालेंगे, रेमिटर का जो स्क्रीन और डिटेल्स आता है वो वहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे, जिसमें कि बेनिफिशियरी का डिटेल्स, उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ दिख जाएगी। और जब ट्रांजैक्शन मतलब जब फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में, इसमें 2 रूल्स हैं कि आप किसी भी बेनिफिशियरी को हमारे पूरे सिस्टम में 1 महीने में 50,000 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। दूसरा कि जो एक रेमिटर है वो 1 महीने में 25,000 से ज़्यादा किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो इस रूल को हम लोग होल्ड करके रखेंगे और आप भी इसका ध्यान रखेंगे। और सिमिलरली आप अपने कस्टमर्स को भी एजुकेट करेंगे, और जो VLEs हैं नियर बाई जो आज यहाँ नहीं मौजूद हैं उनसे भी आप संपर्क करके उनको भी इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो अब यहाँ पे जो रिफ़ंड के केसेस हैं कि जब आपने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र किया और आपको रियल टाइम में मान लीजिए कि वहाँ पे फेल आ गया, तो वो आपको स्क्रीन में बताएगा कि किस केसेस में आपको इंस्टेंटली रिफ़ंड हो जाएगा और किस केसेस में जो नया रूल, जैसा कि कृष्णा ने बताया था कि RBI का नया गाइडलाइंस आया है रिफ़ंड के लिए, वो उसके बेसिस पे होगा। तो जब आप इसको रिफ़ंड की बातें करेंगे तो इसमें आपको स्क्रीन में बताएगा कि इस केस में जो रेमिटर हैं उनके मोबाइल में बैंक की तरफ से एक OTP आएगा, जिस OTP को डाल के उन्हें कंफर्म करना है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन का पैसा मेरे अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाए। जब तक वो OTP इस वाले केसेस में जब तक रेमिटर के पास से OTP नहीं डाल करके आप वेरीफाई करेंगे तब तक वो अमाउंट रिफ़ंड नहीं होएगा। और इन केस अगर रेमिटर को मोबाइल नहीं आया है तो वहाँ पे स्क्रीन में ऑप्शन है, आप वहाँ से OTP रीसेंड करवा सकते हैं अपने पास, और जैसे ही आप रिफ़ंड कराएंगे वो अमाउंट जो बैंक में कट करके चला गया है वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, और जिस VLE ने ये ट्रांजैक्शन किया है उसी VLE के पास ये पैसा वापस आ जाएगा और आप ये कैश वापस हैंड ओवर कर सकते हैं कस्टमर को। तो ये कुछ बातें थी जो मैं DigiPay के बारे में बता रहा था स्पेसिफिकली। और तो बाकी जो सर्विसेज हैं आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं, और जो ट्रांजैक्शंस के कुछ डिस्प्यूट्स अगर आपको होते हैं तो एक इसमें हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने वहाँ पे एक फ़ीचर दिया है विच इज़ कॉल्ड स्टेटस। तो आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके कभी भी ट्रांजैक्शंस आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं और आपको इंस्टेंटली कोई रिस्पांस नहीं आया और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास स्टेटस का बटन इनेबल हो रहा है तो आप वहाँ से स्टेटस कर लीजिए कॉल, या तो फिर आप अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जा करके उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का आप स्टेटस इंक्वायरी करेंगे। तो जब आप इसका स्टेटस इंक्वायरी करेंगे तब वो क्या होगा कि इंस्टेंटली अगर वो सक्सेस होगा तब तो आपको सक्सेस बता देगा, नहीं तो वो एक रिफ़ंड ट्रिगर कर देगा और आपको कस्टमर को पैसे नहीं देने हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, हम लोगों ने इसका मैनुअल भी बनाया है और शेयर भी करते रहते हैं हम लोग रेगुलरली। अगर और अपडेटेड मैनुअल भी आपके साथ हम लोग जल्द शेयर करेंगे फिर से, सो दैट कि आप लोग सब लोग अपडेटेड रहें और ट्रांजैक्शंस आपके और सिस्टम भी अच्छा चले। बाकी DigiPay के लिए अभी हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।